वेलकम फ्रेंड्स, मैं चलपा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं आपका आरआरबी टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जिनमें हमने आज जो है आपका टॉप 35 को एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप ज़रूर पूरा वीडियो को देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। पहला प्रश्न है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन-सा होता है? जहाँ पे आपका 4 कार्बन परमाणु होते हैं, वहाँ पर आपका कौन-सा उपसर्ग आपका जुड़ता है? तो याद रखिए इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा आपका, उनको हम लोग ब्यूट कहते हैं। जहाँ पे आपका 4 कार्बन परमाणु होंगे, उनको वहाँ पे आपका प्रीफिक्स जो यूज़ होगा, वो आपका ब्यूट आपका जो है यूज़ होता है। चलिए और भी प्रीफिक्स हैं कार्बन के, उनको हम लोग देखें। जब आपका कार्बन 1 होगा, कार्बन 2 होगा रहेगा तो वहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज होगा, उनको थोड़ा डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए जब आपके हाइड्रोकार्बन कार्बोनिक यौगिक जो होते हैं आपके, जब हाइड्रोकार्बन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन एवं कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोकार्बन का जो है आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण के लिए कार्बन परमाणु संख्या के अनुसार जो है प्रीफिक्स प्रयुक्त होता है। जो आपके नामकरण होते हैं आईयूपीएसी पद्धति में, वो आपकी कार्बन परमाणु संख्या के अनुसार जो है इनका प्रीफिक्स यूज होता है। अगर कार्बन 1 रहा तो वहाँ पे आपका मेथ यूज होगा, अगर कार्बन 2 रहा तो एथ यूज होता है, और 3 रहा तो प्रोप यूज होगा, और 4 रहा तो वहाँ पे ब्यूट यूज होता है आपका, और 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स यूज होगा, और 7 रहा तो हेप्ट, 8 रहा तो ऑक्ट यूज होता है आपका, और 9 रहा आपका तो नॉन यूज होगा, और 10 रहा आपका कार्बन तो डेक यूज होता है। तो ये सारे आपके प्रीफिक्स होते हैं जो आपके कार्बन जो होते हैं उनके परमाणु संख्या के आधार पर जो है ये प्रीफिक्स प्रयुक्त होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखें क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मूल मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? तो याद रखिएगा इनका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उनको हम लोग मांस पेशीय मूत्राशय की तंत्रिका नियंत्रण में होने पर आप मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में अगर है तो मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। इनको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जिसके द्वारा जो है आपके विभिन्न अंगों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र में जो है आपके मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं का गणना किया जाता है। मूत्र त्याग की उत्तेजना एक आपके अनैच्छिक क्रिया है, याद रखिएगा, और जिसका नियंत्रण मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर जो है होता है। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया क्या होता है, और तंत्रिका तंत्र में जो है आपके क्या क्या शामिल होते हैं, तो वह है मस्तिष्क, वो मेरुरज्जु और इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं की गणना इनमें की जाती है। तो याद रखिएगा आपके तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, और आपका मूत्र त्याग की उत्तेजना होती है जो वो आपकी एक अनैच्छिक क्रिया है। आपसे पूछा जाता है जो अगर मूत्र त्याग की उत्तेजना है वो कौन सी क्रिया है, तो वो आपकी अनैच्छिक क्रिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपका। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ग्रेगर मेंडल ने जो है आपका जो सजीव वस्तुएं हैं उनके लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। चलिए हम लोग इनको और अच्छी तरह समझें ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके।
आनुवंशिकी के जनक के रूप में जो है ये आपके जनक के रूप में जो है ग्रेगर जॉन मेंडल जाने जाते हैं और इन्होंने जो है सजीव वस्तुओं के लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया था। इन्होंने जो है सर्वप्रथम मटर के पौधों में जो है ये प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का पहचाना था, जबकि जो है चार्ल्स डार्विन और आपके अल्फ्रेड रसेल है जो आपके इन्होंने प्राकृतिक वर्ण या क्रमिक परिवर्तन का जो है सिद्धांत प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल जो है इन्होंने आपके प्राकृतिक वर्ण या क्रमिक परिवर्तन का जो है सिद्धांत प्रतिपादन प्रस्तुत किया। अर्थात इनके सिद्धांत को जो है इनके सिद्धांत जो भी हैं इनको विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो आपके चार्ल्स डार्विन है और अल्फ्रेड रसेल है, इनके सिद्धांत को जो है विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन तथा के द्वारा विकास करती है। याद रखिएगा, जो चार्ल्स डार्विन थे इनका मत था कि जो प्रकृति होता है वो क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। तो ये इनको समझिएगा जरूर अच्छी तरह से। आपका जो सर्वप्रथम इनका लक्षण पता किया था वो आपके मटर के पौधे थे, इनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को पता किया था। और जो चार्ल्स डार्विन है, अल्फ्रेड जो रसेल हैं आपके, ये इनको जो है आपके इन्होंने प्रकृति वर्ण का जो है सिद्धांत दिया था, जिनको हम लोग क्रमिक परिवर्तन भी कहते हैं। इनका सिद्धांत किन्होंने दिया था? तो वो है चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रसेल। और इनके सिद्धांत को जो है विकासवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए आपसे अगर विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो वह है चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल। इन्होंने आपका दिया है विकासवाद का सिद्धांत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखें क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। ब्लैंक स्पेस के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। किसके कारण से जो है स्क्लेरेनकाइमा का दीवार, जो कोशिका की दीवार होता है, वो मोटी होती है? तो याद रखिएगा, वो है आपके ऑप्शन जो है बी हो जाएंगे आपके आपके लिग्निन के कारण जो है इनका दीवार जो है, कोशिका की दीवार जो होता है वो दीवार मोटी होती है। ऑप्शन बी जो है इनका राइट आंसर होगा, लिग्निन। चलिए इनको समझते हैं और अच्छी तरह से, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। लिग्निन जटिल कार्बनिक पॉलीमर का जो है एक वर्ग होता है, याद रखिएगा, और जो संवहनीय पौधों एवं कुछ शैवालों के उत्तकों में संरचनात्मक इकाई बनाता है। लिग्निन कोशिका की दीवारों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अस्थायी उत्तक के अंतर्गत आपके जो सरल उत्तक होते हैं उनके जो है 3 भाग होते हैं। एक होते हैं आपके पेरेन्काइमा, एक होते हैं आपके केलेन्काइमा, एक होते हैं आपके कोलेन्काइमा। तो याद रखिएगा इनके 3 भाग हैं, पेरेन्काइमा, आपके केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। जिसमें जो है कोलेन्काइमा जो होती है आपके, उनके भित्ति जो होते हैं लिग्निन के कारण से जो है मोटी होती है, जो कोशिकाओं को दृढ़ और कठोर बनाता है। तो इनको याद रखिएगा, जो आपके कोलेन्काइमा है इनकी भित्ति जो होती है लिग्निन के कारण जो है मोटी होती है और कोशिकाओं को जो है ये दृढ़ और कठोर बनाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका 5 नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर में आपका है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग ब्लैंक स्पेस से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जो आपके 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग होता है वो किस पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, इनका जो उपयोग होता है वो आपके मायोपिया और आपके हाइपरमेट्रोपिया जो होते हैं, इस पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो है ये आपका 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन जो है ए जो है इनका राइट आंसर है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखें और उनको हम लोग समझें।
तो याद रखिएगा जो 2 फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं जिनको हम लोग बायफोकल लेंस बोलते हैं, इनका जो प्रयोग होता है आपका जरा दूरदृष्टिता जो होता है जिनको जिनको हम लोग प्री-बायोपिया बोलते हैं, उनसे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। जरा दूरदृष्टिता की स्थिति में जो है व्यक्ति के जो है निकट दृष्टिदोष होते हैं आपके बायोपिया तथा आपके जो है जो दूर दृष्टि दोष होते हैं जिनको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, दोनों हो सकते हैं। अतः इसके निदान के लिए जो है आपका बायफोकल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। बायफोकल लेंस का जो है ऊपरी भाग जो होते हैं वो आपके अवतल का होता है और तथा जो निचली भाग होता है वो आपके उत्तल लेंस का होता है। तो याद रखिएगा जो मायोपिया होते हैं उनको हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, जिनमें जो है आपका दूरदृष्टि दोष जो आपको बोलते हैं, जो इनको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। याद रखिएगा ये अगर दोनों हो सकते हैं उसमें, उसके निदान के लिए जो है ये आपका बायफोकल लेंस का प्रयोग होता है। बायफोकल लेंस में जो है बात करें अगर, उनमें जो ऊपरी भाग होता है वो आपका अवतल का होता है लेंस का और जो निचला भाग होता है वो आपका उत्तल लेंस का होता है। इसलिए इनको जो है बायफोकल लेंस कहते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न को देखें क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 नंबर, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? जो आपकी लोकसभा है इनकी जो है अधिकतम संख्या कितनी है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा आपका। इनकी अधिकतम संख्या जो है 552 है और अभी वर्तमान वर्तमान में अगर देखा जाए संख्या तो आपके आपके 545 है, मतलब 545 अभी संख्या है। तो अधिकतम संख्या आपके 552 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। चलिए इनको अच्छी तरह समझें और जो आपकी लोकसभा है इनको जो है आपका भारतीय संसद का जो है निम्न सदन कहते हैं या आप उसको प्रथम सदन कह सकते हैं आप। लोकसभा आपका जो है निम्न सदन है और उच्च सभा जो है आपके उनको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। प्रथम लोकसभा सभा का जो गठन हुआ था वो आपका 17 अप्रैल 1952 हुआ था, जबकि पहली बैठक जो है वो आपका 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। याद रखिएगा जो प्रथम लोकसभा गठन हुआ वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इनका पहला बैठक आपका जो है ये 13 मई 1952 ईस्वी को हुई थी। अनुच्छेद बात करें तो आपके अनुच्छेद आपके जो है 81 एवं 331 में जो है लोकसभा के गठन का प्रावधान है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है तो वो 500 है, निर्धारित की गई थी, किंतु 1900 जो है 87 में बढ़कर जो है ये आपको कितना हो गया था तो वो 552 हो गई थी, जिसमें 552 में जो है 530 जो होंगे वो आपके प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा प्रदेशों से होगा और 20 जो है वो आपके संघ राज्य क्षेत्रों से होगा। तो याद रखिएगा 530 जो था आपका वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर द्वारा होगा और 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से होगा और दो सदस्य जो होंगे वो आपके अनुच्छेद 331 के तहत में जो है अनुसार राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाएंगे और 2 सदस्य आपके जो है ये एंग्लो इंडियन समुदाय से होंगे। तो याद रखिएगा इस प्रकार इनका जो है बंटवारा किया गया था सदस्य संख्याओं का। तो अभी आपका जो है एंग्लो इंडियन तो अभी खत्म हो चुका है, तो याद रखिएगा। और लोकसभा जो है अभी लोकसभा का जो है एक लोकसभा एक जो है अस्थायी सदन है और इसकी अवधि जो अगर बात करें वो 5 साल का होता है। याद रखिएगा आपसे अगर पूछा जाए कि अवधि कितने साल का होता है तो 5 साल का होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो है 545। अभी जो लोकसभा सदस्यों की जो है संख्या कितनी है तो 545 है। तो इन सबको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस पौधों के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है।
तो याद रखिएगा वो हैं आपके बीजपत्र। बीजपत्र जो होते हैं वो पौधों के बीज में जो होते हैं एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। चलिए इनको हम लोग और अच्छी तरह समझते हैं। याद रखिएगा जो बीजपत्र होते हैं पौधों के बीज का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। याद रखिएगा जो बीजपत्र होते हैं वो आपके बीज का जो है एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कुछ पौधों के बीज के अंकुरन होने पर यही बीजपत्र जो होते हैं वो विकसित होकर पौधे के जो है पहले पत्ते के रूप धारण करते हैं, जो एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। जबकि बीजांड जो होते हैं आपके बीजांड में मादा प्रजनात्मक कोशिकाओं का जो है निर्माण वो भंडारण होता है। परांकुर वनस्पतियों के बीज का वह अगला भाग है जिससे पत्तियां, शाखाओं आदि का अंकुरन आरंभ होता है। जब बीज जमने के समय या भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जड़ कहते हैं। तो चलिए इनको आप जरूर इनको समझिएगा और इनको याद रखिएगा। बीजपत्र किसको बोलते हैं हम लोग, बीजांड क्या होता है और जड़ क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो याद रखिएगा जो गोवा पे पुर्तगालियों ने कब्जा किया था वो आपके हैं, ऑप्शन सी होंगे 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो ऑप्शन सी जो है इनका करेक्ट आंसर है। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखें और उनको हम लोग समझें। याद रखिएगा जो गोवा है, गोवा पर जो है 1312 ईस्वी में जो है पहली बार दिल्ली जो सल्तनत है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन आए थे पहली बार 1312 ईस्वी में। लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक जो थे आपके हरिहर प्रथम, उनके द्वारा जो है वहां से भगा दिया गया था। उनके बाद 1469 ईस्वी है, उनमें जो है गुलबर्ग के बहमनी सुल्तान द्वारा फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना लिया गया था। इसके बाद बीजापुर के जो आदिल शाह का कब्जा हो गया, जो आपके बीजापुर के आदिल शाह थे उनका जो है कब्जा हो गया। और 510 ईस्वी में जो है आपके पुर्तगालियों ने जो है स्थानीय सहयोगी जो है तिमैया जो थे उनकी मदद से जो है सत्तारूढ़ बीजापुर सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को पराजित किया और गोवा में जो है अस्थायी राज्य की स्थापना की। 19 दिसंबर जो है 1961 ईस्वी एक महत्वपूर्ण समय है आपका, जिस समय जो है भारतीय सेना ने गोवा और दमन द्वीप को जो है भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान किया था। तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में इस समय जो आपके भारतीय सेना जो थे उन्होंने गोवा और दमन द्वीप को जो है भारतीय संघ में विलय के लिए सैन्य अभियान जो है किया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है गोवा और दमन द्वीप जो है भारत का जो है संघ शासित क्षेत्र बना। और 13 मई 1987 ईस्वी को जो है दमन द्वीप ने जो है दमन द्वीप से जो है अलग होकर गोवा जो है आपका ये 25वां राज्य बन गया। तो याद रखिएगा आपका जो है गोवा जो राज्य बना है वो 25वां राज्य बना है गोवा। और ये दमन द्वीप से जो अलग हुआ था, और अलग होने का समय कब है तो वो 30 मई 1987 को अलग हुआ था। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए जब सैन्य अभियान चालू कब हुआ था गोवा और दमन द्वीप को विलय करने के लिए, तो याद रखिएगा 19 दिसंबर 1961 में। और 510 में जो है पुर्तगालियों ने आपका गोवा पर भी आपका अधिकार किया था। और वहाँ के जो सहयोगी थे आपके वो तिमैया थे, इनकी मदद से जो है ये आपके गोवा पर अपना स्थान आपका अस्थायी राज्य स्थापना किया था गोवा पर पुर्तगालियों ने, याद रखिएगा 510 ईस्वी में। और भारत का जो था वो है आपका 1961। 19 दिसंबर 1961 में जो भारत ने सैन्य अभियान के दौरान जो है गोवा और दमन द्वीप पर जो है अपना स्थापित किया था, जीता था और भारत में विलय किया था।
तो याद रखिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें आपका क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन आपका है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा जो स्वतंत्र पार्टी है उनके संस्थापक थे आपके ऑप्शन जो है ए हो जाएंगे आपके सी राजगोपालाचारी। ये आपके स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है सी गोपालाचारी। चलिए इससे संबंधित तथ्यों को समझें और आपको स्वतंत्र पार्टी जो था आपका वो भारत का एक राजनीतिक दल था जिनका जो स्थापना 4 जून 1959 ईस्वी हुआ था और इनको करने वाले कौन थे तो वह है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन्होंने किया था याद रखिएगा। और इस दल ने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति का जो है विरोध किया और लाइसेंस परमिट राज को समाप्त कर मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे याद रखिएगा। और ये जो है इनको ये जो है स्वतंत्र भारत के भी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यही आपके हैं चक्रवर्ती जो है राजगोपालाचारी। तो आपसे पूछा जाए अगर कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के तो वह है आपके राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र जब हुआ था भारत तो उसमें जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे आपके वो है आपके राजगोपालाचारी। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्र पार्टी जो है उनका स्थापना कब हुआ था तो वह 4 जून 1959 में। तो याद रखिएगा इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले प्रश्न को देखें आपका। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है जब यह भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगा? अगर किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाए जब वह भूमि को छूती है तो उसमें क्या होगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन इनका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। उनमें जो है गतिज ऊर्जा होगी। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। इनमें जो है गतिज ऊर्जा होगा। जब भी कोई वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो उसमें जो है जब भूमि को छूती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होता है। चलिए हम लोग इनकी व्याख्या को समझें और उनको जानें। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब कोई वस्तु गति के कारण से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उनको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m कोई द्रव्यमान है और v वेग है तो से चल रही है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा तो वो होगा हाफ एम बी स्क्वायर होता है। जैसे किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो जब यह भूमि को स्पर्श करती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा यदि m कोई द्रव्यमान है और v आपका वेग है और इस वेग से वो चल रही है तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को भी जरूर याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला जो है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें क्या है आपका। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पारा का अयस्क है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शनिवार जो होता है वो पारा का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। ऑप्शन ए इनका जो है राइट आंसर है शनिवार। ये पारा का अयस्क है। चलिए और भी अयस्क हैं धातु के उनको हम लोग देख लेते हैं। जो आपके पारा होते हैं उनके अयस्क कौन से होते हैं तो शनिवार होता है इनका अयस्क जिनको हम लोग HGS कहते हैं। आर्सेनिक आर्सेनिक जो होता है उनके अयस्क क्या होते हैं तो ऑक्साइड तथा सल्फाइड। ये आपके आर्सेनिक के जो है अयस्क होते हैं। एंटीमनी है। एंटीमनी का अयस्क कौन सा होता है
तो वो है आपके स्टीव स्टीव नाइट। ये जो है एंटीमनी का जो है एस का है स्टीव नाइट। एल्युमिनियम का जो एस कौन सा होता है, तो वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट, क्रायोलाइट। ये जो है आपके एल्युमिनियम के एस का है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए एल्युमिनियम का एस कौन कौन सा होता है, तो वो है बॉक्साइट, एल्यूमिनाइट, क्रायोलाइट। एंटीमनी जो है उनका एस कौन सा है, तो वो है स्टिपनाइट। और आर्सेनिक का कौन सा एस का होता है, तो वो है याद रखिएगा ऑक्साइड तथा सल्फाइड। चलिए हम लोग अगले प्रश्न के आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हो सकती है। तो वो है वंशागत होता है। अगर आपके प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कोई भिन्नताएं होती है, तो वो वंशागत होता है। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर है। चलिए इनके तथ्यों को समझें और उनको हम लोग जानें। याद रखिएगा, जो प्रजनन प्रक्रिया होता है उनके दौरान जो उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं हैं वो आपके वंशागत होती है। जो लक्षण एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उन्हें वंशागत लक्षण कहते हैं। जो आपके एक लक्षण कोई लक्षण अगर हो, वो एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, उनको हम लोग वंशागत लक्षण बोलते हैं। जैसे अगर माता पिता हैं, माता पिता से जो है वंशागत लक्षण को संतान में जाने के बावजूद भी कुछ ऐसे लक्षण जो होते हैं जो माता पिता से एकदम भिन्न होते हैं, उनको हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। तो याद रखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता के जो है लक्षण उसमें नहीं पाए जाते हैं, वंशागत जो है लक्षण उनमें नहीं आते हैं। माता पिता से जो है एकदम भिन्न लक्षण होंगे उसमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग विभिन्नताएं कहते हैं। चलिए आई होप समझ में आया होगा आपका कॉन्सेप्ट पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लैंक स्पेस, खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक कौन था आपका। इनमें से खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, तो याद रखिएगा वो है आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो है आपके खिलजी वंश का जो है प्रथम शासक था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन ए जो है इनका करेक्ट आंसर है। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को समझें और उनको हम लोग जानें। याद रखिएगा, जो खिलजी वंश था आपका, उनके संस्थापक आपके मलिक फिरोज था आपका, जिसने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के पश्चात जलालुद्दीन जो थे उनकी पदवी धारण की थी। याद रखिएगा, जब उनका फर्स्ट नेम क्या था, मलिक फिरोज था। उनके बाद जब उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित किया, उनके पश्चात जो है उन्होंने जलालुद्दीन की जो है पदवी धारण की। और 13 जून 1290 ईस्वी को है आपका केकुबाद जो है द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने प्रथम सुल्तान के रूप में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, जलालुद्दीन पदवी धारण कब किया था और आपका जो है प्रथम सुल्तान के रूप में जो है इन्होंने राज्याभिषेक कब करवाया था। तो याद रखिएगा, 13 जून 1290 ईस्वी को जो है ये कैकोबाद द्वारा निर्मित किलो खरी के महल में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने प्रथम सुल्तान के रूप में जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। और जलालुद्दीन जो पदवी है आपको है, इनको जो है जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित किया था, उनके पश्चात पश्चात जो है इनको ये पदवी मिला था। तो इनको भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगले प्रश्न को पढ़ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है को एक साथ क्या कहा जाता है। जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है, उनको जो है एक साथ क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उनको जो है
यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। चलिए इनसे संबंधित हम लोग प्रमुख तथ्यों को समझें और उनको हम लोग जानें। देखिए, जो कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को जो है हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का जो होता है आपका, वो आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। तो याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम अगला प्रश्न को देखें क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण जो है ये भूरे रंग का हो जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर धातु। जो सिल्वर धातु है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर जो होते हैं धातु, इनके कारण जो है ये आपका भूरा रंग हो जाता है। तो ऑप्शन जो है इनका सी करेक्ट आंसर है। चलिए इनको समझते हैं, आखिर ये सिल्वर धातु के कारण से भूरा रंग क्यों हो जाता है। इनके फैक्ट को समझें, तथ्य को जानें। याद रखिएगा, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है। याद रखिएगा, जब आपके सिल्वर क्लोराइड होते हैं उनको जब सूर्य प्रकाश में रखा जाता है तो उनमें जो है फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण जो है ये सिल्वर क्लोराइड, जिनको हम लोग AgCl कहते हैं, और सिल्वर धातु Ag हम लोग बोलते हैं, को क्लोराइड को क्लोरीन में टूट जाता है। इसी कारण जो है ये रंग भूरा हो जाता है। तो इस चीज़ों को जरूर याद रखिएगा। जब सिल्वर क्लोराइड होता है जो आपके, जिनको हम AgCl बोलते हैं, वो आपके सिल्वर धातु और क्लोरीन में टूट जाता है। जब सूर्य प्रकाश पड़ता है तो जो AgCl होते हैं सिल्वर क्लोराइड, वो आपके दो धातु में टूट जाते हैं, एक सिल्वर धातु, एक क्लोरीन में, जिसके कारण जो है आपका ये भूरा रंग हो जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखें और अगला प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। अगर आभासी और सीधी छवि के लिए जो दर्पण का आवर्धन क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा वो है धनात्मक होना चाहिए। ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा, धनात्मक। धनात्मक अगर है, आवर्धन अगर धनात्मक है तो आभासी और सीधी छवि होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन जो है सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इनके हम लोग तथ्यों को जाने पहले हम लोग, उनके बाद चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, जो आपके दर्पण होते हैं, दर्पण में जो आवर्धन धनात्मक होते हैं, होने का आशय क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। जब आपका दर्पण का जो आवर्धन धनात्मक होगा तो इसका मतलब आशय है कि वो प्रतिबिंब जो होगा वो आभासी और जो है सीधा बनेगा। किसी वस्तु का जो वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का जो वास्तविक आकार होता है बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो इस चीजों को याद रखिएगा, आभासी और सीधा बनेगा कब प्रतिबिंब, जब आवर्धन धनात्मक होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, अगले प्रश्न को जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता। जब आपके आपातकालीन स्थिति अगर हो, उस समय जो दौरान में जो है कौन से मौलिक अधिकार जो है आपके निलंबित नहीं किए जा सकते हैं।
तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार जो है, कोई भी आपातकालीन स्थिति हो, उस समय जो है आपके जीवन का अधिकार जो है आपका कभी भी निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन जो है ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन का अधिकार। चलिए इनको समझते हैं अच्छी तरह से और भी। देखिए आपके भारतीय संविधान का अनुच्छेद 358 है जो आपका, और आपके अनुच्छेद जो है आपके 19 जो है आपके, उनमें दिए गए हैं कि जो मौलिक अधिकारों का निलंबन, जबकि अनुच्छेद जो है आपके 259 जो है वो अन्य मौलिक अधिकारों जैसे अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को है छोड़कर आपका बोल रहे हैं अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के बारे में है। अर्थात आपातकाल के दौरान जो जीवन के अधिकार हैं वो अनुच्छेद 21 है आपका, जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अगर पूछा जाए आपसे कि जो जीवन के अधिकार हैं वो किस अनुच्छेद में है, तो आपके अनुच्छेद 21 में है और इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। संविधान का अनुच्छेद जो है 358 और अनुच्छेद 319 जो है, इनमें जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन दिया गया है, याद रखिएगा। और जबकि अनुच्छेद जो है 259 जो है आपका, उनमें अन्य मौलिक अधिकार के निलंबन के बारे में जो है दिया गया है। तो याद रखिएगा इन सभी को। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की एसआई पद्धति में क्या है, इकाई क्या है। तो याद रखिएगा जो संवेग होते हैं उनका एसआई पद्धति में जो इकाई होता है वो आपके होंगे केजी केजी केजीएम पर सेकेंड। याद रखिएगा केजीएम पर सेकेंड संवेग का एसआई पद्धति में इकाई होता है। ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनको समझते हैं अच्छी तरह से और इनको जाने हम। देखिए जो वस्तु होते हैं, वस्तु का संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के जो है गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। जब कोई वस्तु है, उनके द्रव्यमान, उनके वेग का जो है गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। यह एक क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है। इसकी दिशा जो होती है वो वेग की दिशा में होती है। इनका जो एसआई मात्रक होता है वो केजी मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा केजीएम पर सेकेंड आपका जो है होता है, जिनको हम लोग किलोग्राम कहते हैं। और एम से मीटर हो गया और एस से सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपसे पूछा जाए संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वह है आपके किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजीएम पर सेकेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, और अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है। अगर आपका त्वरण जो है ऋणात्मक होता है तो पिंड का जो है वेग होगा वो क्या होगा। तो याद रखिएगा उनका जो वेग होगा वो है आपका घटेगा। जब आपका त्वरण ऋणात्मक होगा तो किसी भी पिंड का जो है वेग वो क्या होगा, घटेगा। चलिए इनको और समझते हैं अच्छी तरह से। देखिए अगर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर होती है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। याद रखिएगा जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा उस दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है, आपका सदिश राशि है। संवेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब अभी आपके जो है सदिश राशि हैं। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण जो है वो आपका ऋणात्मक होगा। तो याद रखिएगा जब समय के साथ में जो वस्तु का वेग घटेगा तो वहाँ पे त्वरण जो है वो ऋणात्मक होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या मंदन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। अगर समय के साथ वस्तु का वेग घटेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे हम लोग मंदन कहते हैं। और वेग में परिवर्तन दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, जिनको हम लोग एसिलेशन कहते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, जड़ों की जो कोशिकाएं होती है उनमें लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? जो आपके जड़ होते हैं उनमें कोशिकाओं में जो है लंबे जो रोमे होते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उनको जो है रूट हेयर कहते हैं। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उनको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। चलिए इनके समझते तथ्यों को जानें और इनसे संबंधित और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। देखिए जो पौधा का जो हिस्सा होता है जो भूमि के अंदर छिपा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग जड़ या मूल कहते हैं। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम जैसे भाग को रूट हेयर कहा जाता है। जड़ें मिट्टी के जो है कणों को परस्पर बांधे रखती है और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती है। ये पौधों के जो है पोषण के लिए जो है जरूरी खनिज को जो है लवणों को जो है भूमि से अवशोषित करते हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। और जो खनिज लवण जो है वो आपके अवशोषित करते हैं जड़ और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है पौधों को। तो याद रखिएगा जो पौधों का जो वह हिस्सा जो भूमि के अंदर छिपा होता है उनको हम लोग जड़ मूल कहते हैं। और उनमें जो है लंबे लंबे रोम होते हैं। कोशिकाओं में जो लंबे लंबे रोम होते हैं उसमें जड़ में उनको हम लोग रूट हेयर कहते हैं। और ये मिट्टी के जो है कणों को जो परस्पर बांधे रखता है जिससे कि पौधे भूमि पर स्थिर रहते हैं, वो नहीं गिरता है, मजबूती से पकड़े रहता है जमीन को। तो वो आपके रूट हेयर होते हैं और इनको आप जरूर इनको समझिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला प्रश्न क्या हमको जानते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में 21 नंबर क्वेश्चन है मनुष्यों में निश्चित अंडा ब्लैंक स्पेस के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो याद रखिएगा इनका जो राइट आंसर होगा 21 का वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका गर्भाशय में। जो आपके मनुष्यों में जो है निश्चित अंडा होता है वो आपके गर्भाशय के स्तर पे प्रत्यारोपित हो जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है बी इनका जो है राइट आंसर होगा गर्भाशय। चलिए इनको समझते हैं और इनको जानें। याद रखिएगा जो मनुष्य होते हैं उनमें निश्चित अंडा जो होता है वो आपके जो है गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। निश्चित की प्रक्रिया अंडवाहिनी में संपन्न होती है। जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो आपका अंडवाहिनी में संपन्न होती है। निषेचन के बाद जो है बना युग्मनज जो होते हैं वो गर्भाशय भित्ति के में से जो आकर जुड़ जाता है। जो निषेचन के बाद जो है जो युग्मनज होते हैं वो आपके गर्भाशय भित्ति जो होता है आपका उनमें आकर जुड़ जाता है जिसे हम लोग आरोपण या अंतरोपण कहते हैं। तो याद रखिएगा आरोपण या अंतरोपण किसे कहते हैं? जब निषेचन के बाद जो है युग्मनज जो होते हैं वो गर्भाशय की भित्ति से आकर जुड़ जाता है उसको हम लोग आरोपण या अंतरोपण कहते हैं। कुछ समय के बाद जो है गर्भाशय की भित्ति एवं भ्रूण के मध्य एक डिस्क नुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है जिसे हम लोग अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। तो याद रखिएगा अपरा या प्लेसेंटा जो होते हैं वो किनको कहते हैं? तो जब कुछ समय के बाद जो गर्भाशय होता है उनकी भित्ति एवं भ्रूण के मध्य अगर डिस्क नुमा विशिष्ट ऊतक विकसित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसी कारण द्वारा जो है आपका भ्रूण एवं माँ के बीच जो है ऑक्सीजन अपशिष्ट उत्पादों को जो है आदान प्रदान होता है। तो याद रखिएगा ये अपरा या प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा जो है जो भ्रूण होते हैं एवं माँ के जो बीच में जो है ऑक्सीजन का जो है अपशिष्ट उत्पादों को जो है आदान प्रदान इनके कारण से ही होता है। तो इन सब तथ्यों को समझिएगा और इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग अगला प्रश्न क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन आपका है
निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। जो आपके एसिटिक अम्ल होते हैं, एसिटिक अम्ल, वो आपके पानी में घुलने पर जो है ये आपका H+ आयन जो है ये देता है, प्रदान करता है। ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर होगा, एसिटिक अम्ल। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानें और उनको समझें। एसिटिक अम्ल होते हैं एक मोनोकार्बोनिलिक अम्ल है आपके। जो एसिटिक अम्ल है एक आपका जो है ये मोनोकार्बोनिलिक अम्ल है। इसका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है और गंध तीखा होता है। यह सिरके का मुख्य घटक होता है। ये जो आपके एसिटिक अम्ल हैं वो जो है आपके ये सिरके का मुख्य घटक होता है और ये पानी में घोलने पर जो है ये आपके एसिटिक अम्ल वियोजन प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है और इनसे जो है आपका एसिटेट आयन CH3COO तथा जो H+ आयन होता है वो आपका बनता है। तो याद रखिएगा, CH3COO तथा H+ आयन बनता है यहाँ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ब्लैंकिस्पस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है आपके मद्रास हो जाएंगे। जब फ्रांसीसी ने जो है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में जब फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ये कर्नाटक युद्ध जो है पहला कब लड़ा गया था? जब फ्रांसीसी जब भारत पर कब्जा किया था फ्रांस ने, उस समय जो है ये पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ये मद्रास पर कब्जा जब किया था तब ये पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन जो है ए इनका जो राइट आंसर होगा, मद्रास। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानें और उनको समझें। जो आपके कर्नाटक युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वो आपके 1746 से 1748 के मध्य में ये लड़ा गया था और फ्रांस द्वारा जो है मद्रास पर कब्जा कर लेने एवं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी से प्रभावित था। इसकी समाप्ति जो है आपके 1748 में हुआ था और एक्सला सेफल की जो है संधि से जो है ये दोबारा जो है समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपका जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ वो आपका 1746 से लेकर 1748 के मध्य हुआ था और ये फ्रांस द्वारा जब मद्रास पे कब्जा कर लिया गया था तो उस समय जो है ये आपके कर्नाटक युद्ध हुआ था और ये एक्सला सेपल की संधि से तो जो है ये आपका खत्म हुआ था। एक्सला सेपल एक संधि है आपका और इनके तहत में जो है आपका जो 1748 ईस्वी में जो है ये युद्ध समाप्त हुआ। इनको जरूर आप याद रखिएगा, एक्सला सेपल संधि। ये कर्नाटक युद्ध जो है समाप्ति जब हुआ था उस समय ये संधि हुआ, तब ये आपका युद्ध समाप्त हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ब्लैंक स्पेस ईस्वी में जो है कुतुबुद्दीन ने खुद को जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा आपका 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में जो है इसी में कुतुबुद्दीन ने जो है खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की। ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर है। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को जानें और उनको समझें। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, उस समय जो है उनका शासनकाल का बात करें तो वो आपका 1206 से लेके जो है 1290 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा और इनके स्थापित जो है वंश थे वो गुलाम वंश के थे और इसने जो है 1206 ईस्वी में जो है खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। याद रखिएगा, 1206 ईस्वी में जो है इन्होंने खुद को जो है दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। ऐबक जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो आपके एक उदार शासक था, इसीलिए इसे जो है लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कहा गया। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि लाख बख्श
के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो वह हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ये उदार शासक थे और लाख बख्श का मतलब क्या होता है, तो लाखों का दान देने वाला। कुरान का अत्यंत सुरीले स्वर में पाठ करने के कारण से इसे जो है कुरान खां भी कहा गया। याद रखिएगा, जो कुरान है आपका, उनका जो है अत्यंत सुरीले रूप से पाठ करने के कारण से इनका नाम जो है, इनको कुरान खां भी कहा गया। तो इन सभी को याद जरूर रखिएगा, लाख बख्श किनको कहा जाता है और कुरान खां। आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किनके शासनकाल के दौरान जो है महत्वपूर्ण कवि थे। तो याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल था वो है आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे आपके। वो शाहजहां के शासनकाल में जो है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, ये दो कवि आपके जो हैं शाहजहां के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन जो है सी इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और भी जितने शासक हैं उनके शासनकाल में और भी कवि थे, उनको हम लोग जरूर जानना चाहिए। चलिए उनको देखते हैं हम लोग। देखिए, जब आपके मुगल काल में थे, उस समय आपका फारसी साहित्य के साथ जो है हिंदी हो गया, आपका संस्कृत, उर्दू का विकास हुआ। मुगल शासक जो थे आपके शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो है कवि थे अली कुली सलीम तथा अबू तालिब कलीम। ये कवि थे आपके किनके शासनकाल में, तो शाहजहां के शासनकाल में। जब सम्राट अकबर का शासनकाल आया, समय आया, तो उस समय जो कवि थे वो आपके फैजी हैं, अबुल फजल हैं आपके, और तुलसीदास रसखान। ये सभी जो है कवि आपके सम्राट जब अकबर थे उस समय जो है ये कवि आपके हैं फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास, रसखान। जहांगीर जो थे उनके समय में जो है आपके कवि हैं सूरदास, बिहारी, केशव दास, नकीब खां तथा मुतमित खान और नियमतुल्ला। ये जो है कवि हैं आपके, ये प्रमुख कवि हैं आपके, जो आपके जहांगीर के समय में था। सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां, मुतमिद खां और नियामतुल्ला। जबकि औरंगजेब के समय में जो है आपका मिर्जा मोहम्मद, याद रखिएगा, मिर्जा मोहम्मद औरंगजेब के समय में था। तो जितने भी कवि हैं आप जरूर याद रखिएगा किनके शासनकाल में था, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना चाहिए। जब अकबर थे उस समय फैजी, अबुल फजल, तुलसीदास, रसखान थे, और जहांगीर के समय में जो है आपके सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां, मुदमीद खां और नियामतुल्ला। जबकि औरंगजेब जब थे तो वहां पे आपके मिर्जा मोहम्मद। ये आपके कवि हैं, जरूर याद रखिएगा, इनको इम्पोर्टेंट है। और शाहजहां के समय में जो है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम, ये दो कवि आपके हैं इम्पोर्टेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपका अगला प्रश्न क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, लिटमस विलियन ब्लैंक स्पेस से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलियन जो है वो किन से निष्कर्षित किया जाता है। तो याद रखिएगा, इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन से जो है लिटमस विलियन जो होता है, इनको जो है निष्कर्षित किया जाता है। ऑप्शन जो है बी इनका राइट आंसर हो जाएगा, लाइकेन। चलिए इनसे संबंधित हम लोग प्रमुख तथ्यों को जानें और उनको समझें। देखिए, जब आपके लिटमस विलियन होते हैं, वो आपके एक बैंगनी रंग का जो है रंजक होता है। याद रखिएगा, जो लिटमस विलियन होता है एक बैंगनी रंग का जो है रंजक होता है, जो थेलेफाइटा समूह के पौधों से जो है लाइकेन निकाला जाता है। जो आपके वो थेलेफाइटा जो समूह के पौधे होते हैं, पौधे लाइकेन से ये निकाला जाता है। याद रखिएगा, ये जो बैंगनी रंग का रंजक होता है लिटमस विलियन, ये लाइकेन से निकाला जाता है। और ये लाइकेन जो है ये थेलोफाइट समूह के पौधे हैं आपके, याद रखिएगा। यह एक प्राकृतिक सूचक है। ये आपके कौन से हैं सूचक हैं, ये एक प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा आपके हल्दी, जेरेनियम, पेटूनिया, हाइड्रेजिया जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां भी
प्रकृति सूचक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रकृति सूचक के रूप में प्रयुक्त होने वाले अगर पूछा जाए कौन कौन सा चीज है, रंगीन पंखुड़ियां कौन कौन है, फूल हैं आपके, तो याद रखिएगा हल्दी है, जेरेनियम है, पेटूनिया है, हाइड्रेजिया है, और जैसे कई अन्य फूल भी हैं जो कि रंगीन पंखुड़ियां भी आपके जो है इनके जो है प्रकृति सूचक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आपके लिटमस विलियन होते हैं, ये इनका रंग जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। और ये थेलोफाइटा समूह के जो पौधे हैं आपके लाइकेन, इनसे ये आपका जो है निकाला जाता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इनमें आपके जो इतने सारे फैक्ट थे, इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जो आपके हाइड्रोकार्बन है, उनके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप इनमें से जो है क्या प्राप्त होता है? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन बी होंगे आपके। इनके बाद जो है हाइड्रोकार्बन जब पूर्ण दहन होता है, उनके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O जो है ये आपका जो है प्राप्त होता है। ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, CO2 प्लस H2O। चलिए इनको और अच्छी तरह समझें हम लोग और इनके प्रमुख तथ्यों को जानें। याद रखिएगा, जब कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिक को जो है हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो आपके कार्बन है और हाइड्रोजन है आपके, इनसे जो बने कार्बनिक यौगिक हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत कौन सा क्या है आपका? तो वो है पेट्रोलियम, कच्चा तेल जिनको बोलते हैं। यह आपका जो है हाइड्रोकार्बन का जो है प्राकृतिक रूप है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अपसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित रहता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण रूप से जलने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जो जल H2O होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जो होता है एक प्राकृतिक स्रोत है जो कि पेट्रोलियम है आपका। और अगर पूछा जाए आपसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूर्ण रूप से जलाया जाए, हाइड्रोकार्बन का पूर्ण रूप से जलाया जाए तो क्या बनता है उनसे आपका? तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपके H2O प्राप्त होते हैं। इनको आप जरूर याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं तो आपका उनसे क्या प्राप्त होता है और हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका? अगर पूछा जाए हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, क्या है आपका, तो वो है पेट्रोलियम, जिनको हम लोग कच्चा तेल बोलते हैं। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 28 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता जो उत्पत्ति होती है? इनका जो राइट आंसर होगा 28 का, वो आपके हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे आपके, लैंगिक। जब आपके किसी प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग लैंगिक बोलते हैं। चलिए इनको हम और अच्छी तरह समझेंगे जब हम उनके फैक्ट को जानेंगे। याद रखिए, जब प्रजनन की वह प्रक्रिया होती है जब, तो इनमें जो है दो युग्मकों के मिलने से रचना युग्मन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिनको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जब प्रजनन होता है उस समय जो है दो युग्मक होते हैं, उनके मिलने से बनी रचना युग्मन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, उनको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की जो है प्रक्रिया दो चरणों में होती है, अर्धसूत्री तथा निषेचन। इस प्रजनन में विविधता की संभावना ज्यादा होती है। याद रखिएगा, जो अर्धसूत्री होता है और निषेचन, इस प्रजनन में जो है विविधता की संभावना ज्यादा होती है। ये लैंगिक जनन के दो चरण हैं, अर्धसूत्री और निषेचन।
आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन के जो है प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो 2 चरण हैं। एक है अर्धसूत्री, एक होता है निषेचन। और इस प्रजनन में जो है विविधता की संभावना ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन के कितने चरण होते हैं और इसमें विविधता की संभावना क्यों होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम लोग और अगला प्रश्न चलते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? जब आपका कोई पिंड जो है फ्री रूप से आपका जो है गिरता है, उस समय जो है इसकी स्थिति क्या होती है? तो इनका जो है स्थिति होता है वो भारहीनता होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भारहीनता। चलिए इनको समझें, आखिर ऐसा क्यों होता है और इनके तथ्यों को जानें। देखिए, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से नीचे गिराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो है पिंड आपका जो है भारहीनता की अवस्था में आ जाता है। अर्थात पिंड का भार जो है वो है शून्य महसूस होता है, परंतु द्रव्यमान जो होता है शून्य नहीं होता है। द्रव्यमान का जो है वो तो वही रहता है, लेकिन आपका जो है भार वो शून्य महसूस होता है। तो ये आपका भारहीनता की अवस्था होती है जब कोई स्वतंत्र रूप से कोई पिंड को आप ऊपर से गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, तो उस स्थिति में जो पिंड होता है वो भारहीनता की अवस्था में आ जाता है और उनका जो द्रव्यमान वो शून्य नहीं होता है, ये याद रखिएगा। केवल उनका जो है भार है पिंड का वो शून्य महसूस होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और अगला प्रश्न आपका चलते हैं, क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। भ्रूण के किस भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? जो भ्रूण होता है उनके लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग मादा युग्मज बोलते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन जो है ए इनका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके तथ्यों को जानें और समझें। देखिए, जब भ्रूण प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को कहते हैं। जो आपका भ्रूण होता है वो प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था है। भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में अपना पोषण प्राथमिक अंडाणु के द्वारा लाए गए पोषण द्रव्यों से पाता है। इसके पश्चात जो है ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की ग्रंथियां तथा वपन की क्रिया में हुए उत्तक कल्पन के फलस्वरूप एकत्रित रूप रक्त से पोषण लेता है और अंत में जो है नाभिक नाल के निर्माण के पश्चात माता के रक्त परिवहन से के जो है भ्रूण रक्त का परिवहन संबंध स्थापित होकर भ्रूण का पोषण होता है। ये सारा प्रोसेस होता है आपका भ्रूण पोषण होने का, जब आपका ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की ग्रंथियां जो होती है तथा बफन की क्रिया में जो है वे उत्तक जो होते हैं आपका कल्पन के फलस्वरूप जो है एकत्रित रक्त जो होता है उनसे जो है पोषण लेता है और अंत में जो है नाभिक नाल से फिर जुड़ता है। उनके बाद निर्माण होता है, नाभिक नाल निर्माण होता है, उनके पश्चात जो है माता के रक्त से जो है परिवहन के भ्रूण रक्त का परिवहन संबंध स्थापित होकर भ्रूण का जो है पोषण होता है। ये सारे प्रोसेस हैं भ्रूण का पोषण होने का, तो इनको एक बार आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज जो स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उनके जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उनको जो है आवर्त कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उनमें जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं उनको हम लोग आवर्त कहते हैं। चलिए इनको हम और अच्छी तरह समझें, इनके तथ्यों को जानें। देखिए, जो आपके मेंडलीव के आवर्त सारणी है उनमें जो है 7 क्षैतिज
पंक्तियाँ होती है, याद रखिएगा कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, तो 7 आपके जो है क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, हॉरिजॉन्टल रो होते हैं। और जो 9 होते हैं, 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है जिनको हम लोग वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्ति जितने होते हैं वो 7 होंगे और ऊर्ध्वाधर जो कॉलम होता है आपका जिनको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कॉलम, वो आपके 9 होते हैं। ये इस तरीके से जो है सारणीबद्ध किया जाता है। क्षैतिज पंक्तियों को जो है आवर्त कहा जाता है। जो आपके क्षैतिज पंक्ति होती है उनको हम लोग आवर्त कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो इनको जरूर याद रखिएगा। जो क्षैतिज पंक्ति होती है वो आपका 7 होता है और उनको हम लोग आवर्त कहते हैं। जो कॉलम होते हैं ऊर्ध्वाधर कॉलम, उनको हम लोग उनमें जो है आपका 9 होते हैं कॉलम और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये मेंडलीव आवर्त सारणी में आपका 7 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रो है और 9 जो है आपके वर्टिकल कॉलम है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे? अगर किसी तत्व का परमाणु संख्या अगर 20 है, उसका रासायनिक गुण जो है वो किस तत्व के समान होगा? तो याद रखिएगा, अगर 20 है तो इनका जो रासायनिक गुण होगा वो आपके जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम जो होते हैं उनके समान हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी इनका जो है राइट आंसर होगा। चलिए इनको समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आपका आधुनिक आवर्त सारणी जो है उनमें बेरिलियम जो होता है आपका, वो है एक तत्व है जिनका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। और जो कैल्शियम आपका है उनका परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। इस हिसाब से देखा जाए रासायनिक गुण समान क्यों होता है, क्योंकि अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो जो बेरिलियम होता है उनका परमाणु संख्या 4 होता है। अगर उसका विन्यास किया जाए तो 2,2 होगा और कैल्शियम का विन्यास किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 20 होता है। तो 2 फिर 8 होगा, फिर 8 उनके बाद 2, टोटल जोड़ के आपका यहाँ पे 20 होता है। तो लास्ट ऑर्बिट देखें अगर, तो वो आपके कितने हैं, तो लास्ट ऑर्बिट में आपके दोनों का सेम ही है। इसलिए जो रासायनिक गुण है इन दोनों का जो है समान है। चूंकि दोनों तत्वों के वायत्यम कोष में जो है होते हैं, बाहरी कोष में जो है 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः दोनों तत्वों के जो है रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे। इसीलिए इनका जो है रासायनिक विन्यास सेम है, इसीलिए ये आपके इनका जो रासायनिक गुण है ये समान है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें और अगला प्रश्न क्या है उनको जानते हैं। आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए ब्लैंक स्पेस एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो याद रखिए इनका जो राइट आंसर होगा वो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। इनको हम लोग आयात फलकी या आप क्यूबाइडल कह सकते हैं। यह आपके जंतु कोशिका होते हैं उनके वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए आपका आयत फलकी या क्यूबाइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ऑप्शन ए जो है इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनको हम लोग और चित्र समझें और इनके तथ्यों को जानें। जंतु के शरीर को ढकने को जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपके जंतु के शरीर के जो ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं उनको हम लोग एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। यह त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नलिका, स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी
एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। अयतफलकी जो होते हैं उपकला, जिनको हम लोग क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं, कोशिका की एक परत में आधार कला पर अवस्थित रहती है। इस प्रकार की उपकला सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं, पाचन ग्रंथियों के अभ्यंतर में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने में, लाल ग्रंथि जो है थोरॉइड तथा डिंब ग्रंथि की आंतरिक परतों आदि में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जो आपके एपिथेलियम आपके होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम कोशिकाएं, वो आपका जो है एक ही परत में आधार कला अवस्थित रहती है। और इस प्रकार की उपकला जो है, जिनको उपकला मतलब आप याद रखिएगा हमेशा एपिथेलियम, उपकला हिंदी वर्ड है और एपिथेलियम आपको याद होगा, हमेशा यूज करते होंगे। तो ये उपकला जो है सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं, पाचन ग्रंथियों के अभ्यंतर में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने में है। लाल ग्रंथियां थोरॉइड तथा डिंब ग्रंथि की आंतरिक परतों आदि में पाई जाती है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन थे, आप सबको याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? जो सती प्रथा है, इनमें प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में जो है अधिनियम पारित किया गया था? इनका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। आपका 1829 ईस्वी में जो है आपका प्रतिबंध पारित किया गया था, अधिनियम पारित किया गया था 1829 ईस्वी में, सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। चलिए इनको और थोड़ा डिटेल से समझे और इनको जाने। सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय हिंदू समुदायों में प्रचलित एक धार्मिक प्रथा थी, जिसमें जो है किसी पुरुष की मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उनकी जो चिता होती थी, उनमें जो है वो आपका स्वयं वह प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। लेकिन ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे आपके राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे आपके? राजा राम मोहन राय हैं। और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को जो है बल मिला। और जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थे, उन्होंने सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। अंततः 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को जो है ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून अधिनियम पारित किया गया। तो याद रखिएगा 4 दिसंबर 1829 को ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये कानून अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारत में सती प्रथा का जो है अंत हो गया। तो सती प्रथा का अंत करने वाले कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने ब्रह्म समाज के की स्थापना किया था। तो इनको जरूर याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत कब हुआ और इनको सती प्रथा अंत करने वाले कौन थे, और राजा राम मोहन राय संस्थापक कौन से समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ये सारे सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आपका अगला प्रश्न क्या है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस में मौजूद ब्लैंक एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। जो आपके अग्नाशयी रस होते हैं, उनमें मौजूद जो है कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलता है? तो याद रखिएगा वो है आपका ट्रिप्सिन। ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को जो है एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। ऑप्शन जो है ए आपका जो है राइट आंसर है, ट्रिप्सिन। चलिए इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को समझें और उनको हम लोग जानें। जो आपके अग्नाशयी रस होते हैं, उनमें ट्रिप्सिन और आपके जो है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन, ये दो एंजाइम होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। आपके जो अग्नाशयी रस होते हैं, अग्नाशयी रस में जो है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम उपस्थित होते हैं। याद रखिएगा, अग्नाशयी रस जो होते हैं उनमें आपका जो है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन जो है एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। ये दोनों ही एंजाइम्स बिना पचे तथा
अधपचे प्रोटीन पर क्रिया करते हैं तथा उन्हें सरल पॉलीपेप्टाइड्स युक्त एवं अमीनो एसिड में जो है बदल देते हैं। पॉलीपेप्टाइड्स युक्त भोजन जो होते हैं वो आंतों के कर्मानुकुंचन गति के कारण ये पकवाशय से आगे बढ़ते हुए शेषांत्र में जो है पहुंच जाता है और उनके बाद पकवाशय में भोजन और अधिक सरल हो जाता है जिसे हम काइल कहते हैं। याद रखिएगा काइल किनको बोलते हैं, जब पकवासे में जो भोजन और अधिक सरल हो जाता है तो उसे हम लोग काइल कहते हैं। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन एंजाइम्स वो कहाँ आपके उपस्थित होते हैं, तो अग्नाशयी में आपके जो है रस में उपस्थित होते हैं ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आया होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हमेशा जो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।